काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, सर आप ये दवा दे रहे हैं, इसका किडनी पर कैसा इफेक्ट होगा, क्या ये दवा किडनी को नुकसान तो नहीं करेगी, ये दवा किडनी पर कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं करेगी, कौन कौन सी दवाएं जो किडनी को नुकसान करती है या किडनी को डैमेज कर सकती है परमानेंटली या टेम्परेरी, उस बारे में आज बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार किसी भी पेशेंट को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको समझ में नहीं आता सभी उसमें कौन कौन सी दवाएं जो किडनी को नुकसान कर सकती है। हम आगे के लिए कौन कौन सी दवाओं के लिए ज़्यादा सावधानी रखें वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिलेवेंट कंटेंट इसमें या ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन जो है वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, कॉक्सिप ग्रुप ऑफ मेडिसिन और एस्पिरिन। ये बेसिकली अक्यूट किडनी इंजरी कर सकते हैं अगर इनको लंबे समय तक लिया जाए, खासकर अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड और हाई डोज में अगर इनको लिया जाए तो ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं। ये बेसिकली पेन किलर मेडिसिन है जो आप बहुत ज़्यादा तरह के पेन्स में और खासकर जॉइंट पेन्स या ऑर्थोपेडिक पेन्स में इनको लेते हैं। तो पेन को कम करने के लिए मेडिसिन काम तो करती है, लेकिन ज़्यादा समय तक या ज़्यादा डोज में इनको लिया जाए तो ये किडनी को डैमेज भी कर सकती है। तो इनको आपको कम से कम मात्रा में लेना है, कम से कम टाइम तक लेना है। और अगर जिनको किडनी का ऑलरेडी डैमेज हो चुका है या किसी को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है तो ये सारे मेडिसिन के बदले आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, या ये सारे मेडिसिन के बदले आप ओपियोइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन यानी कि ट्रामाडोल है, अल्ट्रासेट है, इस तरह की मेडिसिन को आप ले सकते हैं, उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो वो आपके पेन को कम भी कर देगा और वो किडनी पर उतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं करेगा, किडनी को डैमेज नहीं करेगा, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे कि जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, और कुछ एंटी फंगल्स है जैसे एम्फोटेरिसिन भी। इनको अगर लंबे समय तक और हाई डोज में दिया जाए तो ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है ये अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिकली जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकैसिन, ये सारी जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, वो नहीं दी जाती है क्योंकि ये किडनी के द्वारा ही निकलती है और किडनी में थोड़ा डैमेज करने का इनका पोटेंशियल रहता है। उसी तरह से एम्फोटेरिसिन भी जो दवा है एंटी फंगल के रूप में बहुत अच्छी दवा है, लेकिन अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम होता है तो उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये किडनी पर परमानेंट डैमेज कर सकती है। कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है जैसे कि एनसीमेटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन या एआरबी ग्रुप ऑफ मेडिसिन को अगर ज़्यादा डोज पे दिया जाए और इन दवाइयों को अगर पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं के साथ दिया जाए, खासकर अगर किसी पेशेंट का किडनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि ये दोनों ही दवा किडनी को प्रोटेक्ट करने में भी सबसे इंपॉर्टेंट दवा है। अगर किसी को किडनी का अर्ली स्टेज ऑफ डैमेज हो तो इन्हीं दवा को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर किसी का किडनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो और बॉडी का यूरिन आउटपुट ऑलरेडी कम हो, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो, तो ये दवाइयाँ थोड़ा नुकसान भी कर सकती है। तो इनको हाई डोज पे यूज़ करने से पहले थोड़ा देखना चाहिए, धीरे धीरे करके स्टेप अप करना चाहिए। एस इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे में रैमिपिल, एनारापिल, एप्टोपिल, पेंडोपिल ये मेडिसिन आती हैं, और एआरबी ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, वैल्सार्टन, एजिलसार्टन, ओल्मिसार्टन, ये सारी बीपी की मेडिसिन आती हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी में सिस्प्लाटिन या कार्बोप्लाटिन करके जो मेडिसिन है, ये अगर किसी को हाई डोज में दिया जाए, इनको कुछ अलग अलग तरह के कैंसर्स में यूज़ करते हैं, ये मेडिसिन अगर हाई डोज में दिया जाए तो किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इनको आपको कम डोज में लेना है या नहीं लेना है, अगर आपको ऑलरेडी किडनी का डैमेज है तो अगर ले भी रहे तो रेगुलर बेस पे आपको किडनी को मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, जो सीटी स्कैन्स और एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली अगर किसी को पहले से किडनी का डैमेज है या किसी को डायबिटीज़ वगैरह तो किडनी को ज़्यादा डैमेज कर सकता है, तो ये मेडिसिन को आपको बहुत सोच के देखभाल के लेना है। और अगर किसी का एंजियोग्राफी ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम है तो वैसे पेशेंट में एज फार एज पॉसिबल अवॉइड ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आपको एंजियोग्राफी करना चाहिए, और वैसे में आपको अगर एंजियोग्राफी करना भी है तो किडनी का डैमेज ना हो उसके लिए आपको पेशेंट को हाई मात्रा में या हाई डोज में पेशेंट को पहले से पानी दे के रखिए, बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करिए, और कुछ नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट जैसे एनिस्टाइल सिस्टीन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एनिस्टाइल सिस्टीन वगैरह का कोई क्लियर कट डोज या क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं है इसमें यूज़ करने का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बने जितना कॉन्ट्रास्ट को आप कम यूज़ करिए। इसीलिए आप ऐसे किडनी वाले पेशेंट्स में जो है रेगुलर एंजियोग्राफी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सीटी एंजियो, क्योंकि रेगुलर एंजियो में 10 से 15 ml कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है और सीटी एंजियो में 100 ml कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। तो इसलिए आपको सीटी एंजियो के बदले रेगुलर एंजियो प्रेफर करते हैं, पर फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हो नहीं ही करना चाहिए। अगर मजबूरी है तो करें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के साथ उसको करें तो ज़्यादा अच्छा है, और हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन जैसे एसाइक्लोविर, जैनसाइक्लोविर, टेनोफोविर। ये दवाइयों को अगर लंबे समय तक और हाई डोज पे लिया जाए, ये हर्पीज वायरस के लिए और HIV वायरस के लिए यूज होने वाली कॉमन मेडिसिन है, एंटी वायरल मेडिसिन। इनको लंबे समय तक अगर लिया जाए तो किडनी को डैमेज कर सकती हैं। कुछ एंटी फंगल मेडिसिन है जैसे एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूकोनाजोल। ये किडनी को अगर लंबे समय
पर इनको ज़्यादा दिया जाए, बहुत कॉमन एंटी फंगल मेडिसिन है, तो ये किडनी को डैमेज कर सकती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए अगर किसी को ऑलरेडी किडनी का डैमेज है। तो कुछ इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन है जैसे साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस और सिरोलिमस, ये पर्टिकुलरली किडनी को डैमेज कर सकती है अगर हाई डोज में दिया जाए। अब सिरोलिमस के साथ ये जानना जरूरी है कि जो हम स्टेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी सिरोलिमस की केमिकल यूज़ होता है। ये बेसिकली एक एंटी कैंसर केमिकल है जो स्टेंट्स के अंदर जो इनर लेयर की वजह से या रूज बनने की वजह से रीब्लॉकेज जो डेवलप हो जाता है उसके चांसेस को काफ़ी हद तक कम करता है। तो बेसिकली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल, और स्टेंट के अंदर कोटिंग भी होता है। लोग हमसे पूछेंगे कि साहब स्टेंट में अगर ये केमिकल कोट होता है तो क्या किडनी वाले पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए क्योंकि किडनी को ये डैमेज कर सकता है, सिरोलिमस आप ही कह रहे हो। तो देखिए स्टेंट के अंदर जो ये कोटिंग होता है वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है और वो ब्लड में घुल के किडनी पर डैमेज करे इसका चांस बहुत कम है। वैसे भी इस दवा को लंबे समय तक लिया जाए और बहुत हाई डोज पे लिया जाए तो ये असर करता है। स्टेंट में जो केमिकल की कोटिंग होती है वो नली के अंदर ही असर करता है, बहुत कम देर तक असर करता है और महीना 15 दिन में वो ब्लड के साथ घुल के निकल जाता है। बहुत ज़्यादा वो किडनी पर असर करे ऐसा यूजली नहीं होता। ऐसा कभी भी कोई केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है कि पेशेंट को सिरोलिमस एंटी कैंसर ड्रग्स जो स्टेंट में यूज़ हुआ हो उसकी वजह से पेशेंट को किडनी का डैमेज हो गया, ऐसा अभी तक कुछ खास स्टडी नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट है हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे सेंट जॉन्स वोर्ट, इक्किनेजिया और कुछ वैलेरिया पेड़ का जो रूट है ये पर्टिकुलरली किडनी को डैमेज कर सकते हैं। हर्बल प्रिपरेशंस में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें कई हर्बल प्रिपरेशंस में लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ है, सब लोग हर चीज़ के लिए ये काढ़ा और वो जूस ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे काढ़े और जूस में कई बार कुछ हेवी मेटल्स वगैरह रहते हैं जिसकी वजह से पेशेंट कई बार लिवर किडनी के परमानेंट डैमेज को लेके आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सेफ तो नहीं है। अगर आप इनको ले रहे हैं तो इसके प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स वगैरह को पता कर लीजिए। अगर आपको 100% श्योर है कि वो सेफ़ है तो ही लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि ये काढ़े जो कई बार कुछ खास फ़ायदा करने के बदले कई बार लिवर किडनी को इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं कि उसको फिर पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं या कुछ इलिसिट ड्रग्स या जैसे कोकेन एंड नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, इससे भी किडनी का डैमेज हो सकता है। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो इन सारे अल्कोहल जैसे ड्रग्स और नार्कोटिक ड्रग्स से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये सारे किडनी को डैमेज कर सकते हैं और इनका कोकेन वगैरह का भी इफेक्ट किडनी पर काफ़ी देखा गया है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से दवाइयाँ हैं या कौन कौन से ड्रग्स हैं जो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उस कंटेंट को देख के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम सारे टॉपिक्स को का ब्रीफ समरी यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड करें, जिसमें सारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट मैसेज हम आपको 1 मिनट में बता देते हैं। तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और उसको लिंक को मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रील्स के फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और उनको हेल्थ मैसेजेस की तरह अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर जिन्हें टॉपिक्स ढूंढने में दिक्कत आती है कि इतने हज़ारों टॉपिक्स में हमारे मतलब का टॉपिक कहाँ है, तो उनके लिए सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सारे लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स सबको डिवाइड किया है। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब टॉपिक वाइज हमने डिवाइड किए हैं। तो जो पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, उनको ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन सारे टॉपिक्स का या प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ आपकी मदद के लिए, तो आप उन्हें क्लिक कर सकते हैं और आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा।